बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आजकल आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है, उसके बाद से और उस्मान मिर्ज़ा का केस था, उससे पहले हम बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं फ़ॉरेंसिक ऑडिट का, और कौन सी वीडियोस जो हैं वो उस मुजरिम के घर से निकली हैं, उनका ऑडिट भी होना है, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है। पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये तासुर है कि पाकिस्तान में ऐसे वसाइल नहीं हैं कि जहाँ पे इतना जो टेक्निकल काम है और बारीकी का काम है वो हो सकता हो। लेकिन पंजाब में एक ऐसी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एजेंसी है। ये एजेंसी कैसे काम करती है, किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कंट्रीब्यूट किया है इस एजेंसी ने, और कैसे जो शवाहिद होते हैं किसी भी वक़ूए के ऊपर, कब कोई भी जो जुर्म होता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, चाहे वो मर्डर केस है, चाहे कहीं चोरी हो गई है, फिंगरप्रिंट्स आपने जो है वो उनका फोरेंसिक कराना है कि मैच करने हैं आपने डीएनए के सैंपल्स, ये सारा काम ये एजेंसी करती है। इस एजेंसी के बारे में और इस काम के बारे में आज हम बात करेंगे आम लोगों की आगाही के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एजेंसी के काम से आगाह नहीं हैं। कुछ मसाइल भी हैं जब पाकिस्तान में हम शवाहिद इकट्ठे करने और उन शवाहिद का फोरेंसिक कराने के सारे प्रोसेस की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। कुछ चीज़ों में ज़्यादा देर लग जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत जल्दी भी हो जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डीजी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। बहुत मशहूर हूँ कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से। और हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर आईजी पुलिस ताहिर आलम साहब, और हम इन दोनों से बात करेंगे कि किस तरीके से एविडेंस इकट्ठा किया जाता है और वो एविडेंस जब फोरेंसिक लैब एजेंसी में जाता है उस सारा प्रोसेस कैसे मॉनिटर करती है पुलिस, और पुलिस के पास रिसोर्सेज कितने हैं, और ये एजेंसी कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ये तमाम जो इशू है इसको संभाले हुए। जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब आपसे ही करना चाहूँगी। पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे जो स्लो प्रोसेस हमेशा से रहा है वो एविडेंस के फोरेंसिक नमूने पहले हमें बाहर शायद भेजने पड़ते थे। तो कुछ बताइएगा कि 14 डिसिप्लिन हैं एक ही छत के नीचे, तो कितना आप समझते हैं कि हेल्प हुआ है उस सारे प्रोसेस को स्मूथ करने में इस एजेंसी की वजह से? देखिए जी, पाकिस्तान में इससे पहले फोरेंसिक साइंस का सीड ही नहीं था। क्योंकि मैं वहाँ अमेरिका में था, जब शुरू से इस फील्ड में 1976 से अमेरिका में, तो मुझे ये बुलाया गया था गवर्नमेंट पंजाब ने कि ये आप एजेंसी बनाएं। ये फुल सर्विस एजेंसी है, दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है अंडर वन रूफ, और इस पे फुल सर्विस है। जितने फोरेंसिक के डिपार्टमेंट हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड, और नंबर ऑफ़ केसेस दुनिया में कोई और लैब नहीं है जिसमें इतने केस रिसीव किए जाते हो। अभी तक हम 7.5 लाख केस की रिपोर्ट इशू कर चुके हैं 8 साल में। ठीक है। दूसरा ये है कि इस पे हमारी क्रेडिबिलिटी ये है कि अब हमें बाहर से केस आते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अमेरिका से भी केस आए हैं, स्कॉटलैंड यार्ड से आए हैं, जर्मनी, नॉर्वे, और कोई डज़न के करीब है केसेस इंटरपोल से जो हमें आते हैं। तो ये एक क्रेडिबिलिटी है, हमने नहीं जाके बताया, पीपल नो, बल्कि ये पाकिस्तान में इसका लोगों को नहीं पता, इतना बाहर के लोगों को इस एजेंसी का ज़्यादा पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो भी बताइए ये एक अपनी किस्म की जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारे जो शोबे हैं फॉरेंसिक के वो सारे एक छत के नीचे हैं, तो हमारे देखने वालों के लिए अगर आप उनको गाइड करना चाहें कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन सी ऐसी एविडेंस है जो यहाँ पे आ सकती है टेस्टिंग के लिए? देखिए जी, फोरेंसिक सेरोलॉजी एंड फोरेंसिक डीएनए जिसका आम तौर पे बहुत यूज़ है सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, और एनी प्लेस वेयर ह्यूमन बॉडी इज़ इंजर्ड, तो ये फोरेंसिक। उसके बाद फोरेंसिक नारकोटिक्स है, फोरेंसिक पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी है, लेटेंट फिंगरप्रिंट है, फायर आर्म्स हैं, टूल मार्क्स है, पॉलीग्राफ है जिसे हम लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट कहते हैं। इसके बाद फोरेंसिक हिस्टोलॉजी है, पैथोलॉजी है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स है, आईटी है, साइबर क्राइम है, ऑडियो विजुअल है। ये तकरीबन 16 से 17 डिपार्टमेंट हैं जो अंडर वन रूफ है, और हमारा स्टाफ जो है तकरीबन 1100 के करीब हमारे पास स्टाफ है
साइंटिफिक स्टाफ उसमें से 50% साइंटिफिक स्टाफ है, उसके बाद 50% जो है एडमिन स्टाफ है, और 300 के करीब से वेकेंट सीटें हैं हमारे पास, हम हायर कर रहे हैं अभी। तो ये एक यूनिक है पाकिस्तान के लिए, चूँकि आपने देखा ही है ना, पहले मोटरवे केस इसी तरह साल हुआ, उससे पहले चूनिया केस, बाहर से बेशुमार केस आते हैं। तो तकरीबन एक 1.25 लाख के करीब केस जो है हम हर साल रिसीव करते हैं और उसकी एविडेंस की रिपोर्ट जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉलीग्राफी का भी आपने जिक्र किया, तो आपको लगता है कि जो लेवल है स्टैंडर्ड होने चाहिए, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं वो हैं, हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट टेक्नीशियंस भी हैं आपके पास और बेस्ट इक्विपमेंट भी है? देखिए जी, हमारे पास देयर इज़ नो टेक्नीशियन इन दिस लैब, एवरीबॉडी इज साइंटिस्ट एट डिफरेंट लेवल। साइंटिस्ट ही लैब्स के, जैनेटर भी नहीं लैब के अंदर जा सकता, फ्लोर भी साइंटिस्ट साफ करेंगे, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हमारा। जो आपको बता दें कि एवरी साइंटिस्ट हैव टू बी टेस्टेड प्रोफिशिएंसी वंस अ ईयर। हमें बाहर से अमेरिका से केस हम मंगवाते हैं, जो हर साइंटिस्ट को करना होता है, वो जाता है, वो बाहर अमेरिका में बुक में पब्लिश होता है, जो पास होता है, फिर साल में एक दफ़ा हर एक को करना है, फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड्स का रखना है। और डीएनए साइंटिस्ट हर 180 दिन बाद टेस्ट लेते हैं, इसके लिए हम तकरीबन $40,000 तो पे करते हैं सिर्फ टेस्ट बाई करने का। तो ये ऐसा नहीं है कि हाउ द पब्लिक नोज कि हम सही काम कर रहे हैं, यही है ना कि उसको टेस्ट करते हैं। फ़र्ज़ करे कोई जिसका कोई टेस्ट नहीं, मैं वैसे तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा साइंटिस्ट हूँ, हाउ डू यू नो? वो उसी तरह पता चलेगा कि अगर उनको टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने वाली एजेंसीज बाहर से हैं। वी आर अक्रेडिटेड, हम अक्रेडिटेड हैं, यूनाइटेड किंगडम अक्रेडिटेशन सर्विसेज से हैं, बाहर से इंस्पेक्टर आते हैं, हर साल उन्हें आके हमें ऑडिट करना होता है, साइंटिफिक ऑडिट। तो हम वही टेस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन एनी टेस्ट विच एनी यूरोपियन और अमेरिकन लैब इज डूइंग। FBI डज द सेम लेबोरेटरी टेस्ट व्हाट वी डू एट द सेम लेवल। तो आप गवर्नमेंट के इसीलिए तो हमें बाहर से केस, जी, आप गवर्नमेंट के कौन कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों को हेल्प आउट कर रहे हैं? एवरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन और एनी सिक्योरिटी एजेंसीज जो भी है वो सारा इधर आएंगे। तो आपके पास कोई प्राइवेटली भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, या आप ये जो लीगल फॉरम्स हैं या जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिर्फ वही आपके पास आ सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिट्स के लिए या रिपोर्ट्स के लिए, या कोई प्राइवेट भी आ सकता है? देखिए जी, प्राइवेट में इसमें किसी दुनिया में किसी क्राइम लैब में प्राइवेट नहीं ला सकता। देयर आर रूल्स। वो रूल ये है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी। हाँ, अगर सिविल केस है वो कोर्ट के ज़रिए आएगा। जैसे अगर फ़र्ज़ करें किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पैटर्निटी है, उसमें कि समबडी डजंट क्लेम एक्सेप्ट कि ये मेरा भाई है या बहन है, तो कोर्ट के ज़रिए वो आर्डर आएगा हमें कि इनकी पैटर्निटी करें। देन वी कैन टेल कि ये इसका भाई है या इसका बाप है या नहीं है। वैसे तो वैसे सिविलियन वैसे नहीं ला सकते। हाँ, किसी सिविल में किसी को कंप्लेंट है, दे हैव टू गो टू द प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और पुलिस, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, मैंने आपसे कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करनी है हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि ताहिर आलम साहब भी मौजूद हैं, साबिक IG हैं। ताहिर आलम साहब, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो जो एविडेंस है वो उसकी वजह से बहुत डिले होता था, लेकिन ये जो हमारी अब पंजाब में फॉरेंसिक लैब है, दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है, और DG हमें बता भी रहे हैं कि कितने एफिशिएंटली इतने ज़्यादा केसेस, आपको लगता है कि हेल्प आउट हुआ है कुछ चीज़ों को स्मूथ और थोड़ा सा उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में? डेफिनेटली इस लैब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की लैब है, और इसके बड़े ज़बरदस्त प्रोटोकॉल हैं। यानी कोई, मैं भी चाहूँ, अगर मैं पुलिस का IG हूँ तो मैं उधर रसाई नहीं हासिल कर सकता कि मैं पूछूं कि फ़लाँ रिपोर्ट का क्या बना या उसे ऐसा कर दें। लेकिन एक तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी एक रिपोर्ट जो है काफ़ी अरसा लग जाता है, महीना लग जाता है रिपोर्ट आने में, जो कि डिले बनता है चलान सबमिट करने का अदालत में। और जब अदालत में चलान लेट सबमिट होगा तो डेफिनेटली फिर वो पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है, अगर हम मुलज़मों को
कैपिटल पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं, यानी मेजर पनिशमेंट जिसे सज़ाए मौत वगैरह कह लें, उसके लिए खाली फोरेंसिक एविडेंस काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोई चशमदीद गवाह भी ज़रूरी है। अदरवाइज सज़ा तो मिल जाती है अगर डीएनए मैच कर गया, डीएनए का प्रोफाइल मैच कर गया, फिंगरप्रिंट्स मिल गए किसी वेपन से, तो लेकिन फिर हो सकता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे दे, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, जो आपने नुकता उठाया, मैं पहले अशरफ साहब से ये पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब, डिले की क्या कैसे सूरत हाल है आपके पास? डिले क्यों होता है? वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर ही इतना टाइम लेता है कुछ एविडेंस को टेस्ट करने के लिए, या कोई और वजूहात हैं? देखिए जी, एक तो प्रोसीजरल टाइम है, चूँकि ये पुराने वक्त का कानून है कि आई विटनेस, मैंने 35 साल केस अमेरिका में किए हैं, किसी केस में मैं ऐसे केस होता है सिर्फ डीएनए एविडेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 90% ऑफ द टाइम इट्स ऑल साइंटिफिक एविडेंस। हमारे चूँकि आईजी साहब सही बात कर रहे हैं, ये कानून चेंज करने की है कि ये जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का कानून में लिखा हुआ है चालान करना है, ये करना है, ये पुराने कानून है। उस वक्त क्राइम लैब नहीं होती थी, ये इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं थी। मैंने 10-10 साल बाद केस किए अमेरिका में। अच्छा, तो दूसरा ये है कि ठीक जैसे आपने पूछा था पहले, केस बिलोंग्स टू पुलिस, एविडेंस कस्टोडियन इज पुलिस, क्योंकि हम सपोर्ट सर्विस है पुलिस के लिए। कानून अब पुराने हैं वही, और कानून जो लॉ हैं वो चेंज करने चाहिए विद टेक्नोलॉजी। तो अब बात ये है कि वो आईजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी मजबूर हैं, कोर्ट्स मांगती हैं आई विटनेस। आप मुझे बता दें कि कोई आई विटनेस सही है, जजेस को भी पता है, पुलिस को भी पता है, हमें भी पता है। 2008 मेरे पास यहाँ पे लोग आए हैं जिन्होंने कन्फेस किया हुआ था कि डर के मारे, और बाद में एविडेंस प्रूव करती है कि वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा। लेकिन कानून असल में जो सबसे बड़ी बात है वो कानून है। दूसरा ये जो डिले होता है, डिले नहीं होता है चूँकि हमें कई दफ़ा कोर्ट से भी आया है। मैंने अभी पिछले दिनों एक डाटा इकट्ठा किया है कि हाउ फार वी आर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका में 32%, 32% लोग बैकलॉग है क्राइम लैब्स में। ब्रिटेन में 27% है, कोई लैब 30% कम नहीं है। जर्मनी में हमारा 2.1% बैकलॉग है, एंड वी आर स्टिल टोल्ड कि भी आप बैकलॉग है आपका, और रिपोर्ट में देर लगती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर हम कुछ मजीद भी बात करते हैं, और ताहिर आलम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं उनका कमेंट लेती हूँ। जी, एक ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और बात हम कर रहे हैं इस वक्त फोरेंसिक साइंस एजेंसी के बारे में। और डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि जो कानून है, कानून शहादत ज़्यादातर मैटर कर रहा होता है। ताहिर आलम साहब, तो डीजी साहब कह रहे हैं कि आपको कवानीन चेंज करने चाहिए, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ज़ाहिर है हमारे कवानीन तो अभी भी हम 1860 और 1908 के जो कवानीन है उन्हीं में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके पढ़ा रहे हैं और उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू थिंक कि कवानीन को चेंज करने की अशद ज़रूरत है? देखें, टेक्निकल एविडेंस तो कानून में एडमिसिबल है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली उसमें कानून शहादत में कोई डीएनए का जिक्र नहीं किया हुआ, या इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। तो अगर ना भी चेंज हो तो तब भी अदालतें, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को तस्लीम करती हैं। फ़र्ज़ किया अक्यूज़ के बाल जो हैं, जो मौके से मिले या विक्टिम के हाथ में थे, वो अगर मैच कर जाते हैं अक्यूज़ से, तो वो एक एविडेंस है, अदालत तस्लीम करेगी। डीएनए प्रोफाइल मैच कर जाता है तो अदालत तस्लीम करती है उस चीज़ को। हाँ, स्पेसिफिकली अगर उसमें तरमीम हो जाए और इन चीज़ों के मुतालिक कोई वजाहत हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी भी बहरहाल कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। मसला तो हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो तफ्तीशी अफसर है वो फोरेंसिक एविडेंस की अहमियत से उस तरीके से आगाह नहीं है।
बहुत अहम बात मोस्टली, कर रहे हैं, और बिल्कुल। वो उन्हें कलेक्ट करना नहीं जानता, अगरचे उसे एकेडमी वगैरह में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जब भी मौका वो किसी क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करता है तो उसे उस तरीके से नहीं करता कि वो एक एक ज़रा ज़रा सी चीज़, यानी अगर ये मेरे कपड़े का कोई थ्रेड भी है वो भी अहमियत रखता है, उसे पिक कर सके और पिक करने के बाद उसका पार्सल बना सके, और इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो संभाल के रख है, सके। ब्लड है, सीमन है, हाँ। उसे प्रॉपर तरीके से चलें, उसे DNA के ख़राब लिए तो होने से आपको बचा सके। हॉस्पिटल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी आम बात है कि जिसने कलेक्ट करना है जाके वो कुएं जी। के ऊपर एविडेंस, उसकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। जी जी, हॉस्पिटल वाले तो कलेक्ट कर रहे होते हैं डीएनए, लेकिन डीएनए मौके पर भी मौजूद होता है, बेड पर भी मौजूद हो सकता है, कोई फल उसने खाया है उसके साथ भी मौजूद हो सकता है। क्राइम सीन के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जी 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 साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि ताहिर आलम साहब कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं है, आपको लगता है कि एविडेंस लूज होता है इस सारे सिनेरियो में जो तफ्तीशी ट्रेंड ना हो? देखिए जी, आईजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, जो फरमाया है कि आईओज जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दो वो इतने ट्रेंड नहीं है और वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो साइंटिफिक है, लेकिन हमने पीएफएस ने जब से शुरू हुआ 7-8 साल में 23,000 पुलिस ऑफिसर हमने ट्रेंड किए हैं एविडेंस कलेक्शन में। बाकी हमारा हर डिवीज़न पे अपना सैटेलाइट स्टेशन है पीएफएसए का जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं upon द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस। जब क्योंकि वी आर सपोर्ट सर्विस, हमें पुलिस कॉल करती है, एनी हीनियस क्राइम, मेजर क्राइम हम जाते हैं, हमारी टीम कलेक्ट करती है और सील करती है। लेकिन उससे पहले आईजी साहब ने जो फरमाया है, उससे पहले जो है ना, हमारे पहुंचने से पहले तो उस वक्त एविडेंस का क्राइम सीन को उन्हें चाहिए कि कार्डन ऑफ कर दे, कोई नो बडी शुड बी एबल टू एंटर द क्राइम सीन टिल वी गो देयर। तो बाकी जो है अब हमारा ट्रेनिंग सेंटर बन गया है, हम पूरे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, क्योंकि मेडिकल जो ऑफिसर मेडिकल लीगल टेस्ट करते हैं या रेप विक्टिम को प्रोसेस करते हैं, वो कोई परमानेंट लोग नहीं हैं। 500 से ज़्यादा डॉक्टर हम ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन वो उनको बदल देते हैं। दे शुड बी परमानेंटली डूइंग दिस जॉब। तो वो काफ़ी सारे इधर लकूने हैं जो हमें ये सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन एंड पीएफएसए, हम सारों ने हमारा अपना अपना रोल है, हमें करना है जो हम वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन का लेकिन मैकेनिज्म है डॉक्टर साहब? आपने कहा कि जाहिर है इसमें हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, प्रोसिक्यूशन भी इन्वॉल्व है, ज़ाहिर आप लीगल फ्रेटर्निटी के साथ भी जो है वो सारा मामला चल रहा होता है, जेल भी इन्वॉल्व होती है, पुलिस भी होती है। तो कोई कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म आपको लगता है कि मौजूद है या नहीं है? मौजूद है, कोऑर्डिनेशन मौजूद है, हमारी रेगुलर मीटिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से देयर हैज टू बी सम फंड्स अवेलेबल फॉर दैट। क्योंकि एक एफर्ट होनी चाहिए कि लिएजान बनाने के लिए कुछ यू हैव टू स्पेंड सम मनी, तो वो अभी काम चल रहा है। इंशाल्लाह विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, डीजी साहब कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है कुछ तो है, लेकिन वो एडॉक तरह का है। डॉक्टर्स भी आप जो ट्रेन करें वो बाद में आप बदल दें, तो उनका फ़ायदा नहीं है कि वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन का जो उनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में, वो भी आप एक तरह से लूज़ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत है किसी अम्ब्रेला की, कि जहाँ पे SOPs तय हो जाएं, आपको पता है कि ये क्राइम हुआ है, इसमें ये वाली चीज़ें जो फोरेंसिक ऑडिट के लिए जानी ही जानी है, और वो बग़ैर अदालत के कहे या बग़ैर 15-20 दिन ज़ाय किए वो खुद ब खुद प्रोसेस होना शुरू हो जाए? जी देखें, इसमें बड़ा वाज़ह है, बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है कि एविडेंस को ज़ाया होने से पहले कलेक्ट कर लिया जाए और उसे भिजवा दिया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक और या बाज़ डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा फोरेंसिक लैब हैं, उसमें ट्रेंड आदमी हैं जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना जानते हैं, इसी तरह की दूसरी एविडेंस कलेक्ट करना जानते हैं। नहीं, वो पुलिस के ही होते हैं। अच्छा, पुलिस के होते हैं। जैसे ही किसी जगह किसी इंसिडेंट की इतला आती है तो फौरी तौर पर वो मोबाइल लैब जो है मूव कर जाती है। लेकिन अब वो बाज़ जगह दूर दराज होती है, देहाती एरिया होता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश हो गई, एविडेंस ज़ाया हो गई, तो इसलिए जो लोकल पुलिस अफसर है उसका आज खुद ट्रेंड होना
वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर फॉरेंसिक लैब जिसने आके, पुलिस की लैब होती है जिसने आके सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वो लेट हो रही है तो खुद कलेक्ट कर ले, या उन्हें कम से कम सेफ कर सके मौसमी तगय्युरात से, या लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साफ़ी भाई जो हैं, मैं देखता हूँ कि जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है या बम ब्लास्ट खुदा न खास्ता हो जाता है, तो उस मौके पर वो नहीं रुकते, बाज नहीं आते, बिल्कुल उस जगह पर पहुँच जाते हैं। बेसिकली आप इंटरफेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ख़त्म करना चाहिए और हर एक को इसका एहसास करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनका भी बड़ा रोल है। मैं देखता हूँ कि थानेदार क्राइम सीन पर गया, फ़र्ज़ किया अटेम्प्टेड टू मर्डर का केस है, किसी को ज़ख्मी किया गया फायर करके, तो वो थानेदार को चाहिए कि जो एम्प्टीज़ मिले हैं या बुलेट्स मिली हैं, उनको बेशक मुलज़म पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, वो फौरी तौर पर फोरेंसिक लैब में भिजवा दे। लेकिन वो कई हफ्ते बाद का तो नहीं भिजवाता, अपने पास रख लेता। पुलिस डायरेक्टली भेज सकती है, अदालत की उसके नहीं, अदालत की नहीं उसमें ज़रूरत, पुलिस खुद भेज सकती है। तो जब वो लेट भेजता है, और या उस भेजेगा उस वक्त जब मुलज़म पकड़ा जाएगा, उससे वेपन बरामद होगा, तो उसके साथ जब भेजेगा तो वो इस तरीके से एविडेंस जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे तफ्तीशी ऑफिसर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए थानों में कि क्या फला वाक़या हुआ था, क्या उसकी मुकम्मल तौर पर एविडेंस जो है फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट हुई है, क्या उसे फौरी तौर पर भिजवा दिया गया या नहीं भिजवा दिया गया। और बाज़ औक़ात हमें फोरेंसिक की रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, तो उसके लिए कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं हमारी जो लैब है लाहौर वाली, कि आप अगर चाहें भी तो इनसे कोई नेक नियति के तहत भी पुलिस अफसर राब्ता कायम करना चाहे तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ एक और है कि पंजाब में तो हो सकता है ये सैंपल वगैरह फ्री होते हों, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद वाला अगर कोई सैंपल भेजेगा तो उसे उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ किया वो चर्च के 1000 पैकेट पकड़ता है, हर पैकेट, इसको छितर कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, तो 1000 अगर छितर पकड़ता है तो लीगली तौर पर उसे हर छितर से अलग से एक सैंपल लेना है 5-10 ग्राम का। अच्छा। और उसे अलग-अलग पैक करके उसे भिजवाना लैब में। पुलिस के पास फंड्स हैं इस चीज़? अच्छा, अब वो उस तफ्तीशी अफसर के पास फंड नहीं होते, वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि उसे किसी तरीके से पैसे मिलें। अब उसमें मुदई भी इंटरेस्टेड, कोई मुदई नहीं ऐसा होता कि चर्च के केस का कि वो उसे पैसे देगा कि जाओ जमा करा दो। तो वो पैसे ना होने की वजह से वो फिर ये करेगा कि बजाय इसके कि 1000 छितर में से सैंपल ले, वो 2-3 छितर से सैंपल ले कर भिजवा देगा। और जिसकी वजह से फिर जब अदालत सज़ा देने पर आती है तो वो कहती कि नहीं, ये मैं 1000 kg की सज़ा नहीं दूंगी, बल्कि आपने तो ये 2 kg के 2 सैंपल भेजे थे, तो ये 2 kg के मुताबिक उसको सज़ा कम दी जाती है। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि फंड्स जो हैं वो ज़ाहिर है लेज़ॉन और कोऑर्डिनेशन के लिए भी होने चाहिए। ये जो आजी साहब ने फरमाया, मैं इसके बारे में बताता हूँ, वो सही कह रहे हैं। हम पंजाब में फ्री है, जब से ये एजेंसी बनी है उस वक्त 1 साल के लिए थ्रू आउट पाकिस्तान इट वाज फ्री। फिर गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि चूँकि ये पंजाब के फंड से बनी है तो हमने मैंने तो फिर भी 1 साल नहीं लिया था, बाद में भी हमें फिर ऑडिट में पैरा बना के जी आपने क्यों नहीं लिया, रिकवरी करें, ये करें। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट, मुझे तो कोई नहीं, हम कौन सा ये जो हम फ़ी लेते हैं वो नॉमिनल है, वो हमारा एक्सपेंस उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। तो वो सही बात कर रहे हैं कि अब पुलिस को फंड दें जो कि टेस्टिंग के लिए है, फेडरल लैब्स के लिए, बाकी सूबों की लैब के लिए, वो जो अगर सैंपल भेजने, या तो हमें डायरेक्ट वो सूबा पे कर दे या वो पुलिस को फंड दे जो केस के साथ लेके आए। एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊँगी। आजकल आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, साइबर क्राइम्स का बहुत जिक्र होता है, तो कुछ साइबर क्राइम्स का जो फॉरेंसिक सैंपल्स की सूरत हाल है वो भी आपसे पूछेंगे। जी ब्रेक ले रहे हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हम बात कर रहे हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, जो पाकिस्तान में वाहिद एक फैसिलिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट और दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है। और जब हम आजकल आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा सेक्सुअल असाल्ट के केस हुए हैं, इस्लामाबाद में एक बहुत ही घिनौना एक जुर्म हुआ है, तो वहाँ पे भी फॉरेंसिक ऑडिट की बहुत ज़्यादा बात आप सुन रहे हैं कि फॉरेंसिक होने गए हुए हैं सैम्पल्स, और फॉरेंसिक होना है, वीडियोस का भी होना है, मोबाइल फ़ोन का भी होना है, और पोलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है उस मुलजिम का। इसी तरीके से इससे पहले जो इस्लामाबाद का केस अभी पिछले दिनों ख़बरों की जीनत बना हुआ था, उस्मान मिर्ज़ा केस, वहाँ पे भी आप जानते हैं कि जितने भी उनके पास से मोबाइल वगैरह बरामद हुए थे, वहाँ उन सारी चीज़ों का भी फॉरेंसिक हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए कि मैं आपसे पूछ रही थी कि ज़्यादातर जो आते हैं केसेस, वो आपने बताया कि नारकोटिक्स का आता है, और इसके अलावा और कौन से ज़्यादा आते हैं? सेक्सुअल असाल्ट के केसेस भी आपके पास आते हैं? डीएनए के सेक्सुअल असाल्ट, रेप और ये रेप मर्डर, ये केस जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें काफ़ी प्रायोरिटी भी, जैसे अभी पहले आईजी साहब ने फरमाया था कि ये चूँकि देर लगती है और यहाँ पे रीच बहुत कम है, ये मैं इत्फाक नहीं करता, चूँकि मैं डेली, मेरा ख्याल है कि 5-6 जो डीपीओज़ है उनसे बात करता हूँ, आरपीओज़ की कॉल आती है, वो एक्सपेडाइट करते हैं केस जो उनका होता है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर केस जो है ना वो नहीं हो सकता कि भाई ये जल्दी कर दें। अच्छा। तो प्रायोरिटी केस जो है वो रियल प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि हर केस प्रायोरिटी हो, फिर प्रायोरिटी का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो जब हम प्रायोरिटी करते हैं तो उससे हमारा केस वर्क सफ़र होता है, जो कि जो असेंबली लाइन है केस की, उसमें से हमें उसको निकाल के करना पड़ता है, एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, दूसरे केस जो सफ़र होते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी करते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, मैं वापस आपके पास आती हूँ, डेटाबेस की आपने बात की है, लेकिन आईजी साहब जो हैं कुछ ऐसे एविडेंस भी होते हैं जिनकी कुछ शेल्फ लाइफ है, कुछ उनके हवाले से भी बताएं कि वो कौन सा एविडेंस है कि जो कुछ अरसे के बाद वो इररिलेवेंट हो जाता है। इसमें टाइम इतना फैक्टर नहीं करता, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है, मसलन बाद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर सनलाइट में रखा जाए तो वो ज़ाया हो जाएंगे, बाद ऐसा है जिन्हें ख़ास टेम्परेचर से कम या ज़्यादा में रखा जाए तो वो ज़ाया हो जाएंगे, उसे फोल्ड इस तरीके से किया जाए तो वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो तफ्तीशी अफसरों को पता होना चाहिए। ये लैब बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त लैब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हें बाकी, अब देखें, इन्होंने एक वक्त था कि डीएनए प्रोफाइल बैच करके ये देते थे, 25 दिन लगी जाते थे, अब जल्दी और अब इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, अब चंद दिन में डीएनए की रिपोर्ट ये दे देते हैं। तो इसी तरह बाकी मामलात में कैपेसिटी बढ़ानी होगी। और मर्डर केसेस में मैं ख़ास तौर पर देखता हूँ, फायर आर्म केसेस में देखता हूँ कि काफ़ी अरसा लग जाता है रिपोर्ट आने में। कोई फैसिलिटी। डॉक्टर साहब, ये दोनों बातों का जवाब दीजिए हमने प्रोग्राम, क्योंकि अब क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। और मुझे साइबर क्राइम वाली जो मैंने आपसे बात पूछी थी वो भी बताइए कि उसका कितना डाटा जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। देखिए जी, ये बहुत से आजकल गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी बननी चाहिए। सबसे पहले जो लोग कहते हैं मैं उनको बुलाता हूँ, आप देख लें, चूँकि वी आर एक्रेडिटेड बाय द इंटरनेशनल बॉडी, हमें वी कैन नॉट कीप द कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड वी कांट मेंटेन आउटसाइड। हमें वही स्टैंडर्ड रखना है जो इस लैब में है, वो इट इज़ इम्पॉसिबल। चूँकि हाँ, ये यहाँ पे कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं वो इस सूरत में कि अगर कोई बंदा हमें साइंटिस्ट छोड़ जाता है तो हमें हायर करने में बड़ी देर लगती है। चूँकि अगर फ़र्ज़ करें हायर करने में अगर साल लग गया तो ट्रेनिंग में 1.5 साल लग रहा है, 2.5 साल में वो हमें पीछे पड़ गए। हमें कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जो ही बंदा छोड़ के जाए जब हम निकालें उसको तो वी शुड बी एबल टू हायर इमीडिएटली। तो ये चीज़ें मैं पिछले हफ्ते मीटिंग भी हुआ है चीफ सेक्रेटरी साहब से, ये बातें मैं करके आया हूँ। तो वी आर राइटिंग समरी के हमें ये, ठीक है, आईजी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे जी। सम पीपल नो जी, इसमें एक तो ये है कि अभी मैं कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में CIA के पास सॉफ्टवेयर था जहाँ किसी मोबाइल फ़ोन, बेशक उसका डाटा डिलीट हो, कंप्यूटर का डाटा डिलीट कर दिया जाए, वो सारा बाहर आ जाता था। और वो मैं हैरान हुआ जान के कि 3 साल से वो बंद पड़ा है,
क्योंकि फ़ीस हर माह देनी होती है, वो फ़ीस नहीं दी गई और वो बंद पड़ा है। साइबर क्राइम बेसिकली डोमेन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। FIA की डोमेन बन गई है, लेकिन FIA के पास हज़ारों लाखों और cases हैं। कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं और वो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं ना उनकी समझता हूँ ट्रेनिंग कि है। साइबर क्राइम में ऐसे क्राइम जैसे आपको पता है कि मैंने आपको टेलीफोन करके धमकी दी है, तो ये सिंपल इस किस्म के केसेस पुलिस के पास आने चाहिए। उन्हें शेड्यूल ऑफेंस से निकाल के पुलिस के पास इस तरह के आए जिसमें ट्रेस करना है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसीजरल लकूना है, मुझे लगता है वो भी एक डिलेइंग काफ़ी बड़ा फैक्टर है। फिंगरप्रिंट्स की बात आपने की, फिंगरप्रिंट्स का कोई हाल नहीं है। हर मुलजम के फिंगरप्रिंट्स बनते हैं, लेकिन ना FIA वाले वसूल करते हैं, ना नादरा वाले वसूल करते हैं। शुक्र है मुझे पता चला डॉक्टर साहब ने कि अब इन्होंने उसे टेकअप कर लिया है, और किसी कोई भी ये बर्गलरी की वारदात हो, कुछ हो, जहां हम फिंगरप्रिंट पुलिस उठाती है, नादरा के पास लेके जाते हैं। नादरा ने शायद ही पूरी मेरी सर्विस के दौरान एक आध केस के अलावा कभी ट्रेस नहीं करके दे सके। उनकी अपनी कैपेसिटी ऐसी है, हालांकि बाज़ का बड़े वाज़ेह फिंगरप्रिंट होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमसे बात करने के लिए। DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, और ताहिर आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान में ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजेंसी है जिसके काम के हवाले से आज हमने बात की है। कितने सैंपल्स वहाँ पर आते हैं, कितने केसेस हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख केसेस हर साल फॉरेंसिक लैब एजेंसी में रेफ़र होते हैं, और उनके सैंपल्स को ये लोग टेस्ट करके वो रिपोर्ट्स पुलिस को वापस भेजते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि पुलिस के पास रिसोर्सेज कम हैं। पंजाब के लिए तो ये एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सैंपल्स को टेस्ट करती है, लेकिन इस्लामाबाद और दीगर सूबों के लिए आपको एक फ़ी देनी पड़ती है। और हुकूमत को और तमाम हुकूमतों को मिलकर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जहाँ पे कोऑर्डिनेशन के मसाइल भी हल हो जाएं और फंड्स की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए, ताकि मुल्ज़िम हो, मुद्दई हो, और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जिसके डिलेज़ के हवाले से हम वैसे बड़े क्रिटिकल हैं, तो वो डिलेज़ भी ज़रा कम हो जाएं, और मुल्ज़िम और मुद्दई जो काफ़ी अरसे इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब इस सैंपल की रिपोर्ट वापस आएगी और कब चालान मुकम्मल होगा, कब अदालत में वो चालान पेश होगा और कब फर्द जुर्म आयद होगी, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।